तो नेहरू जब हीथ्रो एयरपोर्ट से जब लेडी माउंटबेटन के घर पहुंचे तो उनका पीछा कर लिया ब्रिटिश पत्रकारों ने। तो जब वो नाइट गाउन के अंदर नेहरू को रिसीव करने बाहर निकली और नेहरू जब मिलने आए, वो तस्वीर खींच ली गई और उस तस्वीर को छाप दिया गया। लिखते हैं आधी रात का पाहुना। तो जो चीन की सेना ने लहासा में कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा हो गया, तो उनके पास खाने को चावल नहीं था चीनी सैनिकों के पास। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित नेहरू ने चीनी सैनिकों को खिलाने के लिए भारत का चावल भेजा। वो लता मंगेशकर ने जब 62 के युद्ध के बाद जरा आंख में भर दो पानी गीत गाया तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूट फूट के रोने लगे। हाँ, तुम फूट फूट के रोना डिजर्व करते थे क्योंकि तुम्हारी वजह से वो सैनिक मारे गए, उनके शव आज तक मिलते हैं। तो मनमोहन सिंह भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भारत का पहला प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू। जाते जाते सिर्फ एक सवाल कि जब नेहरू में इतनी खामियां थी, उसके बाद भी आज उन्हें एक महान नेता, लीडर के रूप में क्यों देखा जाता है? हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा पॉडकास्ट। जब हमने पिछली बार प्रखर श्रीवास्तव के साथ एक एपिसोड किया था ऑन गांधी, कई सारी बातें हमने आपको बताई। प्रखर जी ने कई सारी पोल जो है गांधी की खोली थी। तो कमेंट्स में हमें ये भी आया कि प्रखर जी के साथ एक और इंटरव्यू चाहिए, एक और पॉडकास्ट चाहिए। तो हमने जैसा वादा किया था, हम सीरीज 2 आज लेकर आए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने गांधी जी के बारे में बात करी थी, तो इस एपिसोड में हम नेहरू की सारी पोल खोलने की कोशिश करेंगे। नेहरू में इतनी खामियां होने के बावजूद भी वो इतने समय तक देश के प्रधानमंत्री कैसे बने रहे, और चाइना से उनके जो संबंध है, हिंदी चीनी भाई भाई, किस तरह से चाइना ने धोखा दिया, क्यों दिया, वो इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सारी बातें आज हम प्रखर जी से जानेंगे। सो प्लीज वेलकम प्रखर श्रीवास्तव। नमस्ते प्रखर जी, वेलकम बैक। और जैसे कि हमने गांधी जी के ऊपर जो पिछला एपिसोड किया था, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि एक और सीरीज करनी है आपके साथ, और मैंने लास्ट टाइम अनाउंस भी किया था कि हम करेंगे, एंड वी आर बैक। आज हम नेहरू जी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात किया था कि गांधी जी का सपोर्ट बहुत था नेहरू जी को, और इसी वजह से उस सपोर्ट के चलते वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। पर क्या सच में सिर्फ उनका सपोर्ट ही काफ़ी था नेहरू जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्योंकि गांधी जी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे काफी साल तक, 16 साल तक तो बने ही रहे। हाँ। जी देखिए, ऐसा होता है ना कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि गांधी के बाद वो कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे, वो देशकाल स्थिति परिस्थिति थी। क्योंकि एक बार आदमी अब जब बैठ जाता है तो महत्वपूर्ण ये होता है कि वो बैठा कैसे उस पद पर। तो उस पद पर जो बैठने की जो कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब 46 में जब ये तय होता है कि भाई अब अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है, चुनाव हो चुके हैं, और चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा उसी सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा, तो नए अध्यक्ष का चुनाव करवा देना चाहिए। तब तक 1940 से लेकर 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट 6 साल रह लिए थे। तो सबसे पहले तो अबुल कलाम आजाद को गांधी जी बोलते हैं कि भाई अब हम आपको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, आप 6 साल रह लीजिए, तो आप ये घोषणा करिए प्रेस में कि आप अगले अध्यक्ष नहीं होंगे। तो अबुल कलाम आजाद बेमन से घोषणा कर देते, इच्छा तो उनकी भी रहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक सरदार पटेल के ऊपर जो लिखी है उसके अंदर ही वो खुद लिखते हैं, और राजमोहन गांधी गांधी जी के पोते हैं, तो वो अपनी पुस्तक में ये बात लिखते हैं। तो इस तरह से अबुल कलाम आजाद सबसे पहले लाइन से हट जाते हैं। अब दावेदारों की जब बात आती है तो दावेदारों में जो 2 महत्वपूर्ण सबसे बड़े दावेदार जो रहते हैं, उसमें रहते हैं आचार्य कृपलानी और सरदार पटेल। सरदार पटेल सबसे महत्वपूर्ण दावेदार, दूसरे नंबर पे आचार्य कृपलानी, और फिर तीसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी की इच्छा थी कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाएं, और आजाद भी बोल चुके होते कि मैं हट रहा हूं, मेरी भी इच्छा है कि नेहरू को अगला अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस समितियां होती हैं, वो जब अपनी चिट्ठियां भेजती हैं अध्यक्ष पद कौन सा होना चाहिए, तो उसमें पूरा जो बहुमत होता है वो सरदार पटेल के पक्ष में होता है, और एक आध शायद जो कमेटी उस आचार्य कृपलानी का नाम भेजती है, बाकी सारी कमेटियां, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल का नाम भेजती हैं। तो सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय हो जाता है। बैठक चल रही है। अब वो जो बैठक चल रही है उस पर मैंने पूरा चैप्टर, अपनी बुक की शुरुआती जो मेरा पहला चैप्टर है मेरी बुक हेराम का, उसका टाइटल है मेरी पसंद जवाहर है, और उस बैठक से ही शुरू होती है वो पुस्तक जी। तो उस बैठक का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। तो या तो उसका तरीका ये होता मेरे लिए कि मैं किसी एक व्यक्ति ने जो उस बैठक के बारे में लिखा है मैं उसको आधार बना के लिख देता।
मैंने प्रयास किया कि मैं जितने ज्यादा अकाउंट्स उस बैठक के जो हैं उसको ढूंढ कर लाऊं। तो मैंने 6-7 ऐसे अकाउंट ढूंढे जो उस दिन उस बैठक में मौजूद थे। उन लोगों ने क्या क्या लिखा, फिर वो कड़ियां जब जोड़ती हैं तो एक बड़ी दिलचस्प और बहुत ही ड्रामे वाली कहानी बाहर निकलती है। तो जब बैठक बैठी तो सवाल उठा कि भाई अगला अध्यक्ष कौन। तो चर्चा में बात आई कि भाई सारी समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो तो नेहरू इसको चाहती है, सरदार पटेल को, एक आचार कृपलानी को चाहती हैं। तो गांधी जी बोलते हैं लेकिन मेरे को तो नेहरू को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो सबसे पहले आचार कृपलानी अपना नाम वापस ले लेते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई अध्यक्ष कोई भी, आज भी जब लोकसभा चुनाव में एक विधानसभा या पार्षद का भी जो चुनाव होता है तो प्रस्तावक होता है। जब आप भरते हो टिकट नॉमिनेशन भरते हो तो आपके प्रस्तावक होते हैं। तो बिना चुनाव प्रस्तावक के नहीं लड़ा जा सकता। तो भाई सवाल उठता है कि नेहरू तो अब कैसे अध्यक्ष बनेंगे, कोई तो प्रस्ताव दे उनके नाम का। तो वहां पर आचार कृपलानी जो पहले से गांधी जी इनको बोल देते कि आप जो कार्य समिति है उसके कुछ सदस्यों से प्रस्ताव नेहरू जी के नाम का करवा दो। तो वही एक कागज निकाला जाता है कि हम नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वो प्रस्ताव घुमाया जाता है कुछ लोगों के बीच में जो कार्य समिति के सदस्य होते हैं, उसमें कुछ लोग नेहरू के नाम पे साइन कर देते हैं। तो ऐसे करके नेहरू वर्सेस मेजॉरिटी, नहीं मेजोरिटी नहीं है अभी। अच्छा, अभी तो प्रस्तावक चाहिए ना पहले अध्यक्ष बनने के लिए। अच्छा। कोई प्रस्ताव तो करे कि मैं चाहता हूँ। अभी तो किसी ने बोला ही नहीं था कि भाई हमारी पसंद जवाहर है जी। मेरी पसंद जवाहर है, ये गांधी जी का बयान था। लेकिन गांधी जी मेंबर नहीं थे कांग्रेस के। गांधी जी 30 के दशक में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुके थे। गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन कांग्रेस चलाते थे वो। तो गांधी जी बोलते हैं तो भाई अब नेहरू का नाम प्रस्तावना में आ जाता है। अब 2 दावेदार बचे, नेहरू और सरदार पटेल। तो भाई मैदान, अब वोटिंग होगी कार्य समिति के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा। कार्य समिति तय करती थी अध्यक्ष। तो वोटिंग की नौबत ना आ जाए, निर्विरोध चुन लिए जाए, और वोटिंग की नौबत आती तब भी सरदार पटेल का बनना तय था जी। तो सरदार पटेल अब तो नेहरू को एक चिट्ठी लाकर आचार कृपलानी मैदान में ला चुके हैं गांधी जी के कहने पे। अब सरदार पटेल को हटाने के लिए आचार कृपलानी अपनी जेब से एक चिट्ठी और निकालते हैं, एक लेटर और निकालते हैं या एक कागज और निकालते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं सरदार पटेल अपना नाम वापस लेता हूँ। मतलब ये सरदार पटेल ने भी लिखा है, पहले से लिख के गांधी जी के कहने पे आचार कृपलानी लिख कर आया। और ये बात आचार कृपलानी ने कही है। आचार कृपलानी जैसा व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। और ये बात जब उन्होंने लिखी थी तो उस बैठक में मौजूद लोग भी जिंदा थे, तो कोई भी विरोध कर सकता था कि आचार कृपलानी झूठ लिखा, किसी ने नहीं बोला। तो आचार कृपलानी अपनी किताब में लिख के गए कि उन्होंने गांधी के कहने पे पहले से प्रारूप लिख रखा था, प्रोफार्मा जिसको कहते हैं, कि मैं सरदार पटेल अपना नाम वापस लेता हूँ। वो लेटर सरदार पटेल के सामने आगे बढ़ा दिया गया। सरदार पटेल ने वो लेटर देखा, साइन नहीं किए। उन्होंने एक बार फिर ये टेस्ट करना चाहा कि भाई गांधी जी कितना इंसाफ करते हैं, ये टेस्टिंग करी उन्होंने वो पत्र गांधी जी को आगे बढ़ा दिया कि ये मुझे दिया गया प्रोफार्मा, मैं नाम वापस लेने का। तो गांधी लेते हैं और इशारा करते हैं कि साइन कर दो। सरदार पटेल उस पत्र को लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। और इस प्रकार आचार कृपलानी के जो टूल बने थे गांधी जी के, उनके पूरे प्लानिंग को प्लॉटिंग करके गांधी जी ने उनके साथ मिलकर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो जो हम कहते हैं ना, एक मूवी आई थी संजय बारू जो मनमोहन सिंह के सलाहकार वो थे, मीडिया एडवाइजर, उन्होंने एक बुक लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर मूवी भी बनी, जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार। तो मनमोहन सिंह भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भारत का पहला प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, जवाहरलाल नेहरू। तो जो लोग बोलते हैं ना कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ना ना ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पहला तो जवाहरलाल नेहरू है। अब देखिए कि आचार कृपलानी ने ये सब तो कर दिया गांधी जी के कहने पे, लेकिन सबसे पहले आचार कृपलानी का पत्ता किसी ने काटा तो नेहरू ने ही काटा। उनको अपनी कार्य समिति में नहीं लिया अध्यक्ष बनने के बाद। और आचार कृपलानी ने जब बाद में अपने अंतिम दिनों में ये पुस्तक लिखी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें उस पुस्तक में क्या लिखते हैं राब्या जी, आपको और आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए। वो उस पुस्तक में लिखते हैं, कोट अनकोट आचार कृपलानी, वो लिखते हैं कि जिस तरह से प्रिंस, ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन हम लोग ये पहचान नहीं पाते कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसलिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध में की शुरुआत ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या की किससे होती है, ऐसे ही नेहरू का प्रधानमंत्री बनना था।
लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है हम पहचान नहीं सकते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे हम पहचान नहीं सकते हैं, और वो हो गया। मतलब आचार्य कृपलानी ने नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने की तुलना, उस बैठक की तुलना प्रिंस ड्यूक की हत्या से, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जिसकी हत्या के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, उसकी तुलना सरदार पटेल से की। मतलब उनका कहना था कि सरदार पटेल को मार दिया गया प्रिंस ड्यूक की तरह राजनीतिक तौर पर, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जैसी दुर्घटना हुई, मतलब प्रथम विश्व युद्ध जिसमें 10 करोड़ लोग करीब करीब मारे गए। तो सोचिए, आचार्य कृपलानी ने नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में जो घटनाएं हुई उससे तुलना की है, तो कितना बड़ा धोखा हुआ। तो नेहरू इस तरह से प्रधानमंत्री बन गए, और एक बार जब प्रधानमंत्री बन गए तो चल पड़े। फिर 1948 में जब गांधी जी की हत्या हो गई, तो हत्या होने के बाद सारा जो आरोप जो था वो सरदार पटेल पर लग गया, क्योंकि उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए थे वो। उसका सरदार पटेल को हार्ट अटैक पड़ जाता है गांधी जी की हत्या के बाद। 1 महीने बाद कुछ 40-45 दिन बाद, मार्च का महीना लग जाता है जहां तक मेरा ख्याल है, उनको हार्ट अटैक पड़ता है, मैसिव हार्ट अटैक पड़ता है। तो सरदार पटेल फिर उस स्वास्थ्य उनका गिर जाता है। कुछ समय बाद सरदार पटेल का निधन हो जाता है। तो गांधी नहीं रहते, सरदार पटेल नहीं रहते, तो ऐसे में नेहरू का विरोध करने वाला कोई बचता ही नहीं है। तो जब आप कह रही हैं 16 साल उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने रहे, तो नेहरू के रास्ते के जब सारे कांटे साफ हो गए तो कुछ बचा ही नहीं। 1956-56 तक तो आते आते उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, अपनी बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, तो पार्टी भी उनकी हो गई। सरकार में खुद ही बैठ गए। जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, या तो वो मरते गए या उनको पार्टियों से निकाल दिया गया। आचार्य कृपलानी खुद पार्टी छोड़ गए, अपने कई बड़े नेता सोशलिस्ट प्रजा पार्टी में चले गए, तो मैदान साफ था जी। तो फिर क्या दिक्कत थी नेहरू को? सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के काफी करीब भी आ गए थे, वो कैसे? देखिए, इसमें 2 वजह हैं। इसकी 2 वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह तो है कि जब सिंगापुर के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो माउंटबेटन उस समय पूरे जो फार ईस्ट जो था उसको देखते थे, ब्रिटिश सेना के कमांडर थे। तो सिंगापुर में दोनों की मुलाकात नेहरू की और लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन के साथ हो चुकी थी। तो वहां पर उनकी एक रिलेशनशिप अच्छी, एक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो गई थी, दोस्ती डेवलप हो गई थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन का जो निकनेम था डिकी, तो नेहरू डिकी के नाम से उसको बुलाने लग गए थे। तो जब किस्मत से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसरॉय बना के भेज दिया गया, और यही कहा गया कि भाई तुम्हें बंटवारा करना है, आजादी दे के आ जाना है, जो भी करना है खत्म करना है कहानी। तो पहले से उनका एक बॉन्डिंग थी। और फिर उसमें जो एक कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है वो लेडी माउंटबेटन। तो लेडी माउंटबेटन के नेहरू के साथ जो घनिष्ठता थी, जो उनका, हम साफ शब्दों में कहें, जो उनका अफेयर था उनके साथ, तो कोई दबी छुपी बात नहीं है। कोई उसको ये ना समझे कि चरित्रानंद नेहरू का कोई, वो तो सब अब सब ओपन है, अब सब लेटर सामने है। तो लेडी माउंटबेटन के साथ उनके बहुत घनिष्ठ अंतरंग संबंध नेहरू के थे, बहुत इंटीमेसी थी दोनों के बीच में। तो मौलाना आजाद ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो बंटवारे का वर्णन करते हैं, कि लिखते हैं कि नेहरू बंटवारे के लिए सहमत क्यों हो गए। जब इस विषय पर मौलाना आजाद लिखते हैं, तो लिखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लेडी माउंटबेटन की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि लेडी माउंटबेटन अपने पति के जो काम, जो विचार होते हैं, पति का जो फैसले होते हैं, उनको लागू करवाने में एक रोल निभाती थी। और कहीं ना कहीं जो नेहरू पर लेडी माउंटबेटन का जो प्रभाव था, उस प्रभाव की वजह से ही बंटवारे के लिए नेहरू सहमत हो गए। ये कोट अनकोट मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रकाश श्रीवास्तव नहीं बोल रहा है ये बात, ठीक है। तो ये बात दबी छुपी नहीं है कि लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को बंटवारे के लिए तैयार किया, ऐसा मौलाना आजाद का भी आरोप है। तो इस घटनाक्रम में बहुत करीबी थे। तो ये जो डील जो होती रही, जो नेहरू के फेवर में या उसमें, तो उसमें लेडी माउंटबेटन की बहुत बड़ी भूमिका थी। और हम जब बात कर रहे हैं, तब नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री अभी हाल में ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी आत्मकथा पूरी। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब कितने, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के संबंध रहे होंगे, मैं इसको साबित करने के लिए नटवर सिंह का नाम सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि नटवर सिंह नेहरू गांधी परिवार के बड़े करीबी रहे, विदेश मंत्री रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी के करीबी थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के करीबी थे, तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। वो लिखते हैं कि जब चीन की यात्रा से, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब चीन की यात्रा से भारत लौटे वो 50 के दशक में, तो कलकत्ता लौट कर आए चीन से वो। कलकत्ता में उन्होंने तो पहला काम किया, वो उन्होंने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने सारी बातें लिख दी कि मेरी माओ से क्या बात हुई, मेरी चाओ एन लाई से क्या बात हुई, हमने किस किस विषय में बात की, चीन के लोग कैसे हैं, चीन को लेकर मेरी क्या सोच है, चीन के लोगों को लेकर मेरी क्या सोच है। और वो सारी पत्र में लिखकर उन्होंने लेडी माउंटबेटन को दे दी। वो पत्र जो है वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपा हुआ भी है। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दूं कि भारत सरकार ने छपवाया है, इंदिरा गांधी के समय छपवाया है। उसको नेहरू की बाइबल माना जाता है। मतलब जो उसमें लिखा गया है वो
अटूट सत्य, उसमें छपा हुआ लेटर है। तो नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री कहते हैं कि क्या नेहरू ने ये सारी जानकारियां देकर जो शपथ ली थी संविधान की या भारत के प्रधानमंत्री पद की जो शपथ होती है उसका उल्लंघन नहीं किया? वो सवाल उठाते हैं क्योंकि उल्लंघन है। भारत का जो प्रधानमंत्री पद की जो संवैधानिक शपथ होती है उसके अंदर ये शपथ आपने भी सुनी होगी, प्रधानमंत्री पद की शपथ, कि मैं जब तक ये बातें लोगों दूसरे को ना बताऊं जब तक ये बताना जरूरी ना हो। अब लेडी माउंटबेटन तो कोई संवैधानिक पद पर नहीं थी, तो आपने जो माओ के साथ बातचीत की, आपने चौ एन लाई के साथ जो बातचीत की, आपकी जो चीन को लेकर सोच है, चीन के लोगों को लेकर जो आपकी सोच है, वो एक विदेशी महिला को कैसे आपने बता दी? ये तो प्रधानमंत्री पद की शपथ का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये बात तो नटवर सिंह ने कही है और पत्र छपा हुआ सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में, खोल कर देख लीजिए, सारी जानकारी लीक कर दी उन्होंने। तो ये स्थिति थी नेहरू जी की माउंटबेटन के परिवार के साथ। और एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं, आपके दर्शकों को मजा आएगा किस्सा सुनने में। खुशवंत सिंह बहुत बड़े पत्रकार हुए, तो उनकी एक आत्मकथा है लव ट्रूथ लिटिल मैलिस। तो खुशवंत सिंह इंडियन हाई कमीशन में लंदन में तैनात थे। तो नेहरू की जो विदेश यात्रा हुई 1948 में, तो खुशवंत सिंह को उनका अटैची बनाया गया, मतलब जो साथ में रहता है अटैची जिसको हम कहते हैं, तो सहायक बनाया गया कि भाई पूरी यात्रा में खुशवंत सिंह जो है वो नेहरू जी के साथ रहेंगे। तो नेहरू जी के बारे में खुशवंत सिंह लिखते हैं उस यात्रा के बारे में कि रात में नेहरू जी की फ्लाइट आई, वो उतरे, तो मैंने कहा कि आप बताइए आपको क्या जरूरत है? तो बोले इस रात में इतने बजे मुझे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? बोले तुम जाओ सुबह आना। मैंने प्रधानमंत्री का आदेश था, बोले मैं चला गया। रात में पहुंच गए लेडी माउंटबेटन के घर, और लेडी माउंटबेटन जो नाइट ड्रेस होती है उसमें नेहरू को बाहर रिसीव करने के लिए आ गई। तो ये ब्रिटिश जर्नलिज्म की खासियत है, वहां पे पेपराजी जो शब्द है वो ब्रिटिश जर्नलिज्म से निकला है। लेडी डायना का उन्होंने पीछा किया था, लेडी डायना की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये जो उनकी पेपराजी वाली जो प्रवृत्ति है ये बहुत पुरानी है। तो नेहरू जब उस समय से, तो नेहरू जब एयरपोर्ट से हीथ्रो एयरपोर्ट से जब लेडी माउंटबेटन के घर पहुंचे तो उनका पीछा कर लिया ब्रिटिश पत्रकारों ने। और जब माउंटबेटन के घर से वो बाहर निकली, माउंटबेटन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, ये घर में अकेली थी, तो जब वो नाइट ड्रेस में, नाइट गाउन के अंदर नेहरू को रिसीव करने बाहर निकली और नेहरू जब मिलने आए, वो तस्वीर खींच ली गई और उस तस्वीर को छाप दिया गया। सारे जितने टैबलॉइड जो रहते हैं, नॉन सीरियस न्यूज़पेपर्स ब्रिटेन के, उसके फ्रंट पेज पर वो तस्वीरें छप गई। और उसका जो हिंदी अनुवाद खुशवंत सिंह लिखते हैं, आधी रात का पाहुना, मतलब आधी रात का मेहमान, उसकी हेडिंग थी ब्रिटिश अखबारों की, आधी रात का मेहमान। और ये सब खुशवंत सिंह लिख कर गए। जब अगले दिन खुशवंत सिंह पहुंचे नेहरू के सामने, तो नेहरू बड़े नाराज हुए, तस्वीरें छप गई। तो बोला ये तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट है? तो खुशवंत सिंह को डांटा उन्होंने, नेहरू ने, बोले ये तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट है, मेरी तस्वीरें छप गई। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं मेरी क्या गलती, मुझे आप ही ने तो कहा कि रात में आपको मेरी जरूरत नहीं है और चले जाओ, मैं चला गया, मुझे क्या मालूम था कि आप लेडी माउंटबेटन के घर छोड़ चले जाओगे। हालांकि बोला नहीं उन्होंने नेहरू जी के मुंह पे, लेकिन किताब में लिखा है जी। और फिर उसी टूर में एक और गलती कर दी खुशवंत सिंह लिखते हैं कि एक दिन लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए लेडी माउंटबेटन के साथ। तब फिर तस्वीरें खिंच गई उनकी। तब फिर उन्होंने खुशवंत सिंह को डांट लगाई कि तुम क्या मीडिया मैनेजमेंट मेरा कर रहे हो, कैसी कैसी तस्वीरें मेरी छप रही हैं, कभी आधी रात को छप जाती है, कभी डिनर करती हुई छप जाती है। तो ये सब इतिहास में दर्ज है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। जी सर। प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में एक और बात है कि जो उनके कैबिनेट में वो अपोजिंग ओपिनियन वाले नेताओं को भी रखते थे, जैसे अंबेडकर है या सरदार पटेल है। ये देखिए ना, ये सब नेहरूवादी कांग्रेसियों का लेफ्ट इकोसिस्टम है, उसका गड़ा हुआ आधा झूठ आधा सच है। अच्छा, देखिए क्या हुआ, भारत को आजादी मिली, तो भारत को आजादी मिली थी ना कि कांग्रेस पार्टी को आजादी मिली थी? भारत को मिली। तो भारत का जो नई सरकार बनेगी उसमें सब शामिल होंगे। तो सब शामिल होंगे तो अंतरिम सरकार को चुनाव तो हुआ नहीं ना। करेक्ट भाई, या तो आजादी के साथ चुनाव हो जाता कि भाई ये आजाद हो गए, अब आप चुनाव करवा लो, जो सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल वो बना लेगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं, भारत को आजादी दे दी, तो जाहिर तौर पर आपको दूसरी पार्टी के लोगों को भी लेना पड़ेगा। तो आपने B.R. अम्बेडकर साहब को लिया, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे उनको लिया, और भी अन्य तबकों से उठाए। तो उसको ये दिखाते हैं सारे गांधीवादी, नेहरूवादी, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, ये दिखाने की कोशिश करता है देखो कितना बड़ा दिल था इनका, कि इन्होंने अपने विरोध करने वाले नेताओं को भी, विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी सरकार में जगह दी। बहुत अच्छी बात है,
धन्यवाद सर, क्या मनमानी इनकी चलती थी? धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जब 1952 का चुनाव होता है, 51-52 का पहला चुनाव जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो क्या जो उसके बाद सरकार नेहरू ने बनाई, क्या उसमें डॉक्टर अंबेडकर को लिया? नहीं। क्या उसमें किसी विपक्षी पार्टी को लिया? नहीं लिया ना। अंबेडकर को तो चुनाव ही हरा दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को तो, इतने महान इतने बड़े नेता को तो चुनाव ही हरवा दिया उन्होंने 51-52 का। तो ये जो दरिया दिली दिखाई थी, दरिया दिली को एहसान नहीं था। आजादी भारत को मिली थी, कांग्रेस को नहीं मिली थी, तो सबको शामिल करना पड़ा। लेकिन जब आप पहला चुनाव जीते तो फिर आपने प्योर कांग्रेस की सरकार बनाई। तो ये समझना चाहिए। अब उसको कोई भी घुमा देता है, हम लोग घूम जाते हैं। ये समस्या है हम लोगों के साथ। फैक्ट है सर। नार्सिसिस्ट भी थे नेहरू, जैसे उन्होंने चिल्ड्रंस डे बना लिया। हाँ, जीते जी। और खुद ही को उन्होंने भारत रत्न भी दे दिया। हाँ, तो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड थे वो अपने आप से। नेहरू जी वो एक थोड़ा सा मतलब मजाक के अंदाज में बोल रहा हूँ, वो करीना कपूर की फिल्म आई थी जब भी मेट, शाहिद कपूर के साथ। उसमें करीना कपूर का एक डायलॉग होता है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो नेहरू जी वही थे, मैं अपना फेवरेट हूँ। उनको खुद के बारे में बात करना, खुद के बारे में बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद को भारत रत्न दे दिया। हाँ, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड। उनकी जीते जी मेरे से किसी ने बहस कर ली, एक किसी न्यूज चैनल में था, तो नेहरू जी को बड़ा मानता था। ऐसे बिरले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन था वो भाई। बोले नहीं तो बाल दिवस तो जो है उनका जन्मदिन, उनके मरने के बाद शुरू। मैंने यार फालतू बात मत करो, मैंने डाक टिकट दिखा दिए 59 और उसके में डाक टिकट छपे हुए बाल दिवस के नाम पे। जी। तो भैया जीते जी उन्होंने बाल दिवस मना लिया था अपना। वो जीते जी भारत रत्न उन्होंने स्वयं को दे दिया। हालांकि उसके लिए वो कहानियां सब बताते हैं कांग्रेस की, नहीं उनने तो मना किया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फोर्स किया, कांग्रेस के नेताओं ने फोर्स किया, गोविंद बल्लभ पंत ने फोर्स किया, तो वो तैयार हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वो, देखिए नेहरू के साथ क्या था कि हर किसी को अपना अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही तारीफ सुनना पसंद थी। और ये बात मौलाना आजाद ने भी लिखी है अपनी पुस्तक में कि नेहरू को वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जो उनकी तारीफ करते थे। नेहरू को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, मौलाना आजाद ने भी लिखा है। तो इसलिए वो अपने आसपास ऐसे कोठरी बना के रखते थे और उसी में वो फैसले लेते थे। मतलब वो एक जिसको कहते भी हैं, उनको कुछ लोग कहते हैं स्वप्न दृष्टा। अच्छा, मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। सही में स्वप्न दृष्टा था। वो सिर्फ सपनों में विचरण करते थे। मतलब चीन, हिंदी और चीनी भाई सारी दुनिया समझा रही थी भाई खंजर भोग देगा तुम्हारी पीठ में, ये विस्तारवादी चीन है, ये तुम वो चीन मत समझो। वो ड्रीम स्वप्नों में विचरण करते थे वो, इसलिए स्वप्न दृष्टा उनकी तारीफ में कहा जाता है, लेकिन मैं उसको नेगेटिव मानता हूँ। तो वो चीन से उनको लगता है संबंध सुधर जाएगा। विदेश नीति वो अपने हिसाब से कुछ भी तैयार करते थे। आज सारी विदेश नीति जो है उनकी पूरी फेल हो गई। आज आप जब 2024 में बात कर रहे हैं, फेल हो गई। इवन उन्हीं की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार उनकी विदेश नीति को पलट कर रख दिया। उनकी बेटी ने उनकी विदेश नीति को पलट कर रख दिया। तो नेहरू का जो पूरा कैरेक्टर जो था ना, वो खुद के इर्द गिर्द घूमता था। जी सर, अगर हम बात करें कुछ समस्याओं की, इसको छोड़कर जो हम अभी बात कर रहे हैं, आज भी हमारा देश भुगत रहा। वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता थी और आज भी हमारा देश भुगत रहा है। जी। कश्मीर और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, कि लोग कहते हैं कि अगर उस समय जिन्ना को नेहरू पीएम बना देते तो डिवीजन कभी होता ही नहीं। मैं तो देखिए, जो मैं पिछले एपिसोड में जो मैंने जो बात कही थी कि गांधी ने जिन्ना को प्रपोजल दे दिया था माउंटबेटन को कि भाई जिन्ना को बना दो तुम पूरा, और नेहरू और पटेल ने इसका विरोध किया। मैं यहाँ पर नेहरू और पटेल के साथ हूँ। भाई जिन्ना कैसे प्रधानमंत्री बन जाता भारत का? अखंड भारत जो था उसमें 25% आबादी मुसलमानों की थी, आज 14% है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे तो 25% मुसलमान होते थे। भाई 25% व्यक्तियों का प्रतिनिधि जो सिर्फ ये कहता था कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, और कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी और गांधी सिर्फ हिंदुओं के नेता है। उस व्यक्ति को 75% हिंदू आबादी पे क्यों थोप दिया जाता? और कोई भी नेहरू, कोई भी पटेल क्यों ये स्वीकार करता कि वैसा व्यक्ति जो सिर्फ मुस्लिम राजनीति करता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है, मुसलमानों के हक की राजनीति करता है, बेवजह हक मांगता है, उसको प्रधानमंत्री कैसे बना देते? तो वो तो नेहरू का सही फैसला था। या वो कांग्रेस के पटेल उनके साथ थे, वो फैसला तो बिल्कुल सही था। भाई जिन्ना तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। करेक्ट। लेकिन होता तो सिविल वॉर होता। जी सर, लेकिन अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो अगर कश्मीर के मामले में मान लो पटेल अगर डील करते उस समय, तो क्या सिचुएशन और अलग होती? नेहरू हमेशा सुलझे हुए मुद्दों को उलझाते थे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ भी व्यक्तिगत स्वार्थ आ रहा है कश्मीर के पूरे में। कश्मीर सिर्फ नेहरू के व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से आज पीओके जो बन गया है, पाकिस्तान कब्जे वाला, व्यक्तिगत स्वार्थ। अब मैं उसको बताता हूँ कैसे। देखिए
जब आजाद हुआ भारत तो रियासतों के मामले पूरे सरदार पटेल के मंत्रालय के अधीन दिए गए, चाहे वो कोई सी रियासत थी, भारत की जितनी रियासतें 500 के ऊपर रियासतें थी, सिवाय कश्मीर का मामला नेहरू ने प्रधानमंत्री ऑफिस में रखा कि इसको मैं देखूंगा। लॉजिक उसके पीछे नेहरू ने यह दिया कि मैं कश्मीर से आता हूं, उनके रूट्स कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित वो अपने आप को बताते हैं नेहरू परिवार, तो इस आधार पर ये कश्मीर को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, तो ये मामला मैं देखूंगा, बाकी रियासतों के मामले आप देख लो। लेकिन इसके पीछे कहानी थी। शेख अब्दुल्ला जो थे, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के नेता, तो मैं कश्मीर का उनको मानता नहीं हूं, शेख अब्दुल्ला घाटी के कुछ जिलों के नेता थे, पूरे कश्मीर के नेता नहीं थे। जब मैं पूरे कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें कश्मीर आता है, उसमें लद्दाख आता है, उसमें जम्मू भी आता है, उसमें जो पाकिस्तान के हिस्से में जो गिलगिट बाल्टिस्तान चला गया वो भी आता है, बहुत बड़ा नक्शा कश्मीर का होता है। उस कश्मीर के वो नेता नहीं थे शेख अब्दुल्ला, सिर्फ घाटी के कुछ चंद जिलों के नेता थे, कश्मीर वैली के कुछ चंद जिलों के नेता थे, तो वो नेहरू जी के दोस्त थे। और महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के शासक थे, उनकी और शेख अब्दुल्ला की नहीं बनती थी। शेख अब्दुल्ला उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ता रहता था। शेख अब्दुल्ला बुनियादी तौर पर एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, कट्टरपंथी नेता था, लेकिन उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसने अपनी पार्टी बनाई थी, जिसको बाद में उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, मुस्लिम शब्द हटा दिया। लेकिन जो मुस्लिम मानसिकता जो थी कट्टरपंथी, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और वो नेहरू का दोस्त था शेख अब्दुल्ला। तो हुआ ये कि जब भारत की आजादी का पूरा मसला चल रहा था, ये घटना 1947 की शुरुआत की है, कि जब बिल्कुल बंटवारे की डील चल रही थी पाकिस्तान वगैरह के साथ, तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा था कि महाराजा कश्मीर छोड़ो, कश्मीर छोड़ो आंदोलन शेख अब्दुल्ला ने छेड़ रखा था। जाहिर तौर पर महाराजा हरि सिंह ने उसको गिरफ्तार कर लिया, शेख अब्दुल्ला को, और जेल में बंद कर दिया। तो नेहरू को यह बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे दोस्त को कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब मसले, भारत के जो मसले उस वक्त थे, ये सब छोड़ के नेहरू जी पहुंच गए कश्मीर शेख अब्दुल्ला के समर्थन में। तो महाराजा हरि सिंह ने शेख नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, जो भारत का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री रह चुका था, जो भविष्य में 5-4 महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला था, उसको महाराजा हरि सिंह ने गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस के अंदर नजरबंद कर दिया कि आप कश्मीर में दाखिल कैसे हो गए, और मेरे खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है, मेरी प्रजा को कोई भड़का रहा है, उसका साथ देने आप कैसे आ गए। भारत का हिस्सा तो था नहीं उस वक्त, सब रियासतें के अपने अपने कानून चलते थे। तो नेहरू और शेख महाराजा हरि सिंह की वहां पर दुश्मनी हो जाती है, और नेहरू अपना उसको दुश्मन मानने लगते कि मुझे गिरफ्तार कर लिया, और ऑलरेडी शेख अब्दुल्ला दोस्त थे। तो महाराजा हरि सिंह कभी भी भारत में मिलने से इनकार नहीं कर रहे थे। जो उनको विलेन बनाकर पूरे वामपंथी इतिहासकारों ने और पूरे कांग्रेस के इतिहासकारों ने और मुस्लिम समुदाय ने उनको जो विलेन के तौर पर खलनायक बनाया, वो खलनायक नहीं थे, वो नायक थे। वो भारत से मिलना चाहते थे, भारत में अपना विलय करना चाहते थे अपने राज्य का, लेकिन उनको ये डर था कि अगर मैंने भारत में विलय किया तो सत्ता जो है ये शेख अब्दुल्ला के हाथ में आ जाएगी, और मेरे राज्य के अंदर मुसलमान जितने उतने हिंदू भी हैं, और ये मुसलमानों का भी नेता नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में शिया मुसलमान भी रहते थे कश्मीर में, और ये सुन्नी मुसलमानों का नेता था, वो भी घाटी के वैली के 4 जिलों का नेता। और उसको महाराजा हरि सिंह को बिल्कुल क्लियर था कि अगर मैंने विलय किया भारत में तो नेहरू ये शेख अब्दुल्ला के हाथ में कश्मीर दे देगा। भाई कश्मीर किसी न्यूट्रल आदमी, चुनाव हो, जो आए बन के जीते, उनको तो रहना ही नहीं था, वो तो जान ही रहे थे, सारे राजा विलय कर रहे थे भारत में, वो क्यों नहीं करते। इस डर में वो असमंजस में थे। तो इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और कश्मीर में कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेज दी। जब घुस गई सेना तो हरि सिंह ने एमसी महाजन जो थे, मेहरचंद महाजन, जो उनके प्रधानमंत्री होते थे, और एमसी महाजन बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश। वो समय महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कश्मीर रियासत के। उनको भेज दिया विलय पत्र लेकर कि जाओ भाई विलय कर लो, पाकिस्तान की सेना घुसती आ रही है। ये विलय पत्र को दबाकर बैठे रहे नेहरू कि नहीं, ये सब तो ठीक है, सत्ता में शेख अब्दुल्ला को आपको लेना पड़ेगा, सत्ता में आपको शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा पहले आप विलय तो कर लो, विलय कर लो भारत का में कश्मीर का, और सेना भेज दो, वहां बलात्कार कर रहे हैं, वहां लूट रहे हैं, वहां कत्लेआम मच रहा है। बोला नहीं, पहले शर्त में होगा शेख अब्दुल्ला का सरकार में हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी। तो एमसी महाजन, ये मैं नहीं कह रहा, एमसी महाजन ने अपनी पुस्तक लिखी रिटायरमेंट के बाद इस संस्मरण पे, और भारत के चीफ जस्टिस रहे, मुख्य न्यायाधीश, झूठ नहीं बोलते वो, और उस बैठक में और भी लोग थे। तो मेहरचंद महाजन उठ के खड़े हो गए गुस्से में। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा विलय स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अपनी सेना नहीं भेज रहे कश्मीर में, तो फिर मुझे जिन्ना के पास जाना पड़ेगा,
हम कश्मीरियों को मरते हुए नहीं देख सकते। फिर हम जिन्ना के पास जाके गुहार लगाएंगे कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो, अपनी सेना को रोक लो, हमें मारो मत। तो आप नहीं कर रहे, मैं जा रहा हूं यहां से। उठ के खड़े हुए और जाने लगे दरवाजे पे कि मैं अब जिन्ना के पास जा रहा हूं। भाई मेरी तो ड्यूटी है ना, मेहरचंद महाजन प्रधानमंत्री, उसकी क्या ड्यूटी है? अपने लोगों की जान बचाए। उनकी सेना तो इतनी मजबूत नहीं थी कश्मीर की कि वो लड़ती, पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करती। तो बोला मैं जा रहा हूं जिन्ना के पास, मेरे को अपने लोग नहीं मरते हुए देख सकता मैं। तो सरदार पटेल ने बोला महाजन आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे, बैठिए। और कहा जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। और फिर सरदार पटेल ने समझाया नेहरू को। और जब शेख अब्दुल्ला भी उस वक्त मौजूद था, शेख अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ के भाग गया था डर के, कश्मीर छोड़ के भाग गया था कायर जी। जब हमला हुआ, पाकिस्तान की सेना ने हमला किया और यहाँ नेहरू के घर में छुपा बैठा था। तो जब शेख अब्दुल्ला को भी मालूम पड़ा कि यार ये तो पूरा कश्मीरी हाथ से निकल जाएगा, तो मेरे हाथ से क्या आएगा, तो उसने भी नेहरू को समझाया, बोले नहीं नहीं आप सेना भेजो, विलय ले लो, जितना मिलेगा उसमें तुम बैठ जाएंगे, मैं सत्ता में आ जाऊंगा। तो ऐसे तो करके कश्मीर का विलय किया और विलेन बना दिया तुमने महाराजा हरि सिंह को। और तुम्हारी वजह से तो 1/3 कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वो जिम्मेदार कौन? तो मैं तो कहता हूं, मजाक में मत समझिएगा इस बात को, कि कहते हैं ना कि भारत में एक भूदान आंदोलन चला था, आचार्य विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन चला था। लेकिन मैं भारत का सबसे बड़ा भूदानी, जमीन दान करने वाला किसी व्यक्ति को मानता हूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन को हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, पाकिस्तान को दे दिया, तो इतनी भूमि दान करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? तो परम भूदानी इस देश का कोई है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी सो हम चाइना की बात करते हैं, हमारी पड़ोसी देश की। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी कि नेहरू जो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते थे, हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत भरोसा करते थे वो चाइना पे। उसके बाद चाइना ने धोखा दे दिया, लेकिन नेहरू एंटिसिपेट नहीं कर पाए क्या? लोग उनको युग दृष्टा, विदेश नीति का जानकार मतलब क्या वाहियात। जिस आदमी को इतनी समझ नहीं थी कि चीन क्या करने वाला है तुम्हारे साथ। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चीन ने जब माओ की सत्ता आई तो उन्होंने सबसे पहले मान्यता देने वालों में से भारत था। चांग काई शेक जो चीन का शासक होता था, उसको चीन ताइपे में जाना पड़ गया और इन्होंने मान्यता दे दी। इनको लग रहा था कि मैं भी थोड़ी वामपंथी विचारों का हूँ, माओ भी है, तो ये हमारे संबंध हो जाएंगे। फिर इन्होंने अपनी बहन को उधर विजय लक्ष्मी पंडित को वहां पर राजदूत बना के चीन में भेज दिया कि भाई जाके माओ से बातचीत करो हमारे लिए। अब विजय लक्ष्मी पंडित कभी स्कूल नहीं गई थी, कॉलेज तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, स्कूल भी नहीं गई थी वो जी। उसको भारत का राजदूत बना के बीजिंग भेज दिया। तो उन्होंने माओ के साथ इनके संपर्क स्थापित कर दिए। फिर भेजा गया के एम पन्नीकर को, वो इतिहासकार थे। अब इतिहासकार को क्या विदेश नीति की समझ होती है, पन्नीकर को बना दिया चीन में राजदूत भारत का, विजय लक्ष्मी पंडित के बाद। वो और महान थे, वो विजय लक्ष्मी पंडित से ही महान थे। पन्नीकर को खबर ही नहीं मालूम पड़ी कि चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, वो बीजिंग बैठा हुआ था। तो चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो जो तिब्बत बफर स्टेट था भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन की सीमा नहीं मिलती थी, भारत की सीमा तिब्बत से मिलती थी, जो एक स्वयं संप्रभु राष्ट्र था। और उसके बाद चाइना था। तो तिब्बत पे जब चीन ने कब्जा कर लिया तो भारत और चीन की सीमा मिल गई। तो जो बफर स्टेट जो था तिब्बत, वो आपके हाथ से चला गया। तो तब लोगों ने चेताया कि तुम्हारी सीमा अब चीन से मिल गई, अब तुम्हारी जमीन भी हड़पेगा। सरदार पटेल ने अपनी मृत्यु के पहले 15 दिन पहले जो पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़ लीजिए। उसमें पूरा विस्तार से लिखते कि चीन के अगले अगले कदम क्या होंगे। बोले तिब्बत तक पहुंच गया है, अभी भारत में भी घुसेगा, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है जी। तो उसी समय कोई हम अगर एक्शन ले लेते तो हम कामयाब रहते, क्योंकि उस वक्त चीन की सेना इतनी ताकतवर नहीं थी, क्योंकि चीन एक बहुत गरीब राष्ट्र था। भारत तो चीन कभी अमीर राष्ट्र नहीं थे शुरुआत में। लेकिन हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि ब्रिटिश आर्मी ने अपने लाभ के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियन आर्मी को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। उसमें कोई महान कार्य नहीं किया कोई, अपने फायदे के लिए। तो हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त। चीन की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जी। वो तो खेती किसानी करने वालों को लेकर उसने बीजिंग पे कब्जा कर लिया था। तो हमने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने उस टाइम को बाय किया हमसे, उस टाइम का वो इस्तेमाल करते गए और अपनी सेना को ताकतवर बनाते रहे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब लहासा पे कब्जा कर लिया, तिब्बत की जो राजधानी है लहासा पर जब चीनी सेना ने कब्जा कर लिया, तो चीन की सेना के पास, तिब्बत के पास तो बहुत भगवान बुद्ध को मानने वाले लामा लोग, तो वो तो अहिंसा में विश्वास, तो उनकी कोई सेना नहीं थी, तो उनमें आसानी से कब्जा कर लिया। तो जब चीन की सेना ने लहासा में कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा हो गया, तो उनके पास खाने को चावल नहीं था चीनी सैनिकों के पास, क्योंकि चीन की जो मेन लैंड है
जिसको मुख्य चीन कहा जाता है, वहां से तिब्बत की दूरी बहुत ज्यादा है, तो वहां से चावल लाना, और वो रास्ते बड़े खराब थे उस दौर में, तो बड़े अच्छे रास्ते, बहुत मुश्किल था। भारत से लहासा तक, भारत से तिब्बत का रास्ता आसान था। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित नेहरू ने चीनी सैनिकों को खिलाने के लिए भारत का चावल भेजा। बाप रे। वो आपने एक किस्सा सुना होगा ना, वो एक बच्चे मजाक में बोलते हैं, चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चाचा ने चाची को चटनी चटाई। तो मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि चांदी की चम्मच में चाचा नेहरू ने चीनी सैनिकों को चटनी चटाई। तो सोचिए, चावल खिलाया, तो सोचिए चांदी की चम्मच में चावल खिला रहे थे चाचा नेहरू चीनी सैनिकों को जी। मतलब भारत का चावल उनके लिए जाता था। तो हमने ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दिया उसकी आर्मी को, कब्जे को पुख्ता कर दिया, आपने तिब्बत के लिए आवाज नहीं उठाई। आप गलतियों पे चौ एन लाई कितनी बार भारत आए, आपने सीधे सीधे बात क्यों नहीं की कि भाई मैकमोहन लाइन जो है उसका क्लियर करो, कौन सा हिस्सा तुम्हारा है कौन सा हमारा है, बैठ के बात करो, डील करो। तो उसका बड़ा अच्छा वर्णन पत्रकार अरुण शौरी अपनी बुक में करते हैं। अरुण शौरी बहुत महान पत्रकार हुए हैं, बीजेपी के नेता भी रहे, बाद में अटल जी की सरकार में मंत्री थे। मोदी जी के साथ उनके मतभेद हो गए, तो अब मोदी जी अब बीजेपी के बड़े आलोचक हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी पुस्तक चाइना में लिखी, चाइना पर लिखी है, और उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है जो चौ एन लाई और नेहरू के बीच में बातचीत होती थी। तो वो जो चौ एन लाई के साथ जो बातचीत है, बड़ी हंसने वाली बातचीत है दोनों के बीच में, वो पूरी लिपिबद्ध होती है। जैसे मैं बताता हूँ कि दो नेता बात करते हैं तो उसको नोट किया जाता है। तो चौ एन लाई बड़ा शातिर आदमी था, उसको मालूम था कि हमें टाइम बाय करना है भारत से, हम अपनी सेना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तिब्बत में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम भारत में घुसेंगे। इसके लिए हमें सालों चाहिए, मतलब 2, 4, 5, 10 साल का समय चाहिए। तो चौ एन लाई के साथ जो मीटिंग होती थी, मैराथन मीटिंग, 8-10 घंटे की चौ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू की मीटिंग, तो बातचीत में क्या होती थी वो सब अरुण शौरी ने लिखा है, और उसको मैंने क्रॉस चेक भी किया सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में जाके, सही निकली। चौ एन लाई नेहरू को बेवकूफ बनाता था, बोला हिज हाइनेस नेहरू जी आप वियतनाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो नेहरू जी वियतनाम पे लंबा सा उसको लेक्चर देते थे। अच्छा, यूरोप की समस्या के बारे में हिज हाइनेस नेहरू जी आपके क्या विचार हैं। तो नेहरू जी 1 घंटे यूरोप पे बोलते थे। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नेहरू जी के सामने बैठकर नेहरू जी का टाइम बाय करता था। हल कुछ नहीं निकल रहा, वो नेहरू जी के सामने स्टूडेंट बन के बैठ जाता था चौ एन लाई, और नेहरू जी से सर आप हांगकांग को लेकर क्या सोचते हैं, सर आप अमेरिका को लेकर क्या सोचते हैं, आप ब्रिटिश को लेकर क्या सोचते हो। नेहरू जी बड़ी बड़ी ज्ञान के, उनको लगता रहा वाह मेरे को कोई अच्छा स्टूडेंट मिल गया, और नेहरू जी बड़ी बड़ी बातें कर। तो ऐसे वो बैठकें समाप्त हो जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा भाई, सब कुछ दर्ज है, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जाके देख लो, वो दोनों के बीच में क्या बेहुदा बातें हुई हैं। अरे भाई चीन का एक बड़ा नेता तुमसे मिलने आया है, उससे डील करो ना कि भाई मैकमोहन लाइन की प्रॉब्लम सुलझाओ। कहां तुम क्लेम कर रहे हो, कहां हम क्लेम कर रहे हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। भाई सब बात हो रही वियतनाम पे, यूरोप पे, अमेरिका पे, पूंजीवाद पे, वामपंथ पे। अरे भाई काम मुद्दे की बात, तो ये बेवकूफियां की है नेहरू ने। जी। और पूरी हिमालयन ब्लंडर जो एक बुक लिखी गई है नेहरू की गलती पे, सही में हिमालय जैसी भूल है नेहरू की, करेक्ट, चाइना पॉलिसी। सर लेकिन कहीं ना कहीं जब हम तिब्बत की भी बात करते हैं, जैसे तिब्बत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लद्दाख का एक हिस्सा चाइना के लिए चला गया, 1962 की लड़ाई के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो क्या सच में एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज सो लेम कि वो बैठकर निकाल नहीं पाए कोई सोल्यूशन। आज भी अगर आप देखते हैं राहुल गांधी भी चाइना के एम्बेसडर से चोरी चुपके तो मिलते हैं, तो क्या उन्होंने पैसा खाया था उस समय? नहीं पैसा खाया नहीं है। मैं आपको यहाँ भी निजी स्वार्थ बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना, अपनी बहन को, जो अनपढ़ बहन थी, जो स्कूल भी नहीं गई थी, उसको विजयलक्ष्मी पंडित को राजदूत बना के भेज दिया। इससे बड़ा एक और कैरेक्टर था भारतीय राजनीति में जी, उसका नाम था कृष्णा मेनन, केसी मेनन। वो भारत के रक्षा मंत्री थे भारत युद्ध के समय। आप कृष्णा मेनन की तरह इतिहास सुन लीजिए। अब आप बहुत दिलचस्प सवाल पूछा, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। कृष्णा मेनन जो थे वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एक तरह से हुआ करते थे, जैसे अभी कौन है, सैम पित्रोदा, ऐसे। वो विदेशों में भारत के लिए माहौल बनाते थे जब भारत को आजादी नहीं मिली थी, कि भारत को आजादी मिलना चाहिए, उस दिशा में कार्य करते। उस समय उनके ऊपर कई आरोप थे कि जो कांग्रेस का जो फंड है जो इस काम के लिए विदेश में भारत की आजादी का माहौल बनाने के लिए जाता है, उसका वो मिसयूज करते हैं केसी मेनन। ये उनके ऊपर आजादी के पहले के एलिगेशन थे। जो गरीब हिंदुस्तानी, गरीब भारतीय अपनी चवन्नी दे देकर कांग्रेस को जो चंदा देता था, वो चंदा कृष्णा मेनन बर्बाद अपनी अय्याशी में लंदन में बैठ के उड़ाता था, गुलाम भारत के समय। अब भारत आजाद हो गया। भारत का ब्रिटेन के अंदर पहला राजदूत किसे बनाया गया, सॉरी हाई कमिश्नर किसे बनाया गया लंदन में, ब्रिटेन में, इसी मेनन को, कृष्णा मेनन को।
कृष्णा मेनन को आपने राजदूत बना दिया, तब हुआ एक जीप घोटाला। विलीज, एक जीप होती है विलीज की जीप, विलीज की जीप भारतीय सेना के लिए खरीदी गई। वो कंपनी लंदन की कंपनी थी। उसमें भारत, आजाद भारत के इतिहास का पहला कोई घोटाला है, सरकारी घोटाला, तो उसमें कृष्णा मेनन का नाम आया था, क्योंकि भारतीय राजदूत की भी उसमें परमिशन, एक भूमिका थी उस डील को करवाने में। उस डील को करवाने में कृष्णा मेनन ने पैसा खाया था। ठीक है, अब यहीं भी कहानी खत्म नहीं होती मैम। खुशवंत सिंह ब्रिटिश हाई कमीशन में काम करते थे, जैसा मैंने आपको बताया, और नेहरू जी के साथ मैंने किस्सा बताया। वो कृष्णा मेनन के नीचे काम करते थे। उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका जिक्र मैंने किया, लव ट्रूथ लिटिल मैलिस। ठीक है, उसमें वो लिखते हैं कि इस आदमी को नशे की बीमारी थी। ये घंटों घंटों नशे के अंदर, शराब का नशा नहीं, ड्रग्स, उस समय जो दवाइयां थी, घंटों घंटों नशे में पड़ा रहता था। तो जब ये शिकायत नेहरू के पास पहुंची तो नेहरू ने अपने सेक्रेटरी मथाई जो थे उनको लंदन भेजा। बोला यार रिपोर्ट लो, ये इसके पत्र के जवाब नहीं आते हैं, मैं इसको लेटर लिखता हूँ, ये जवाब नहीं देता है, ये खो क्या रहा है लंदन में, शिकायत आ रही, जरा चेक करो मथाई। तो जब मथाई गया तो देखा फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है, जिसमें विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण चिट्ठियां मेनन के सामने ऐसे पड़ी हुई है। मथाई ने अपनी पुस्तक में लिखा है, खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मथाई ने लिखा है नशे का आदी है। और नेहरू को बताया कि भाई ये नशे का आदी है, इसका डॉक्टर से इलाज करवाओ आप। खुशवंत सिंह ने भी लिखा, मथाई ने भी लिखा, तो दो लोग लिख रहे हैं जो उसके साथ काम करते थे। उसी व्यक्ति को नेहरू ने इस देश का रक्षा मंत्री बना दिया। सोचिए, जो व्यक्ति नशेड़ी था, रिकॉर्डेड मेडिकल दस्तावेज है जिसके नशे के आदी होने के, जो घंटों दिनों दिन तक नशे में पड़ा रहता था, जिसके चरित्र पे महिलाओं को लेकर सवाल उठाए गए ब्रिटिश इंडियन हाई कमीशन में लंदन में, उस व्यक्ति को इस देश की रक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया। क्या किया मेनन ने जितनी मेनन कम्युनिस्ट था विचारधारा का, मेनन कम्युनिस्ट था, घोषित कम्युनिस्ट। तो एक कम्युनिस्ट को जब आप रक्षा मंत्री बना दोगे और कम्युनिस्ट चीन जब आप पे हमला करेगा, तो जो है ना कम्युनिस्टों का नारा, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन माओ, वही नारा इसके अंदर बैठा हुआ था। ये कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट चीन का क्या मुकाबला करेगा। आप जानती हैं भारत की फैक्ट्रियों में जो आर्म्स फैक्ट्रियां थी जिनमें हथियार भारत के लिए बनना चाहिए थे, वहां पे जूतों के डब्बे बना करते थे। भारत के सैनिक जब लड़ने गए 62 के युद्ध में, तो उनके पास जो पीटी पहन के, जो जूते पहन के पीटी शूज जिसको कहते हैं ना, वो जूते पहन के -20 -30 डिग्री के अंदर वो युद्ध लड़े। मेरे एक मित्र हैं कर्नल हनी बख्शी, बहुत सोशल मीडिया में बड़े जाने माने हस्ती है सोशल मीडिया की, और बड़े उनके वीडियो वायरल होते हैं। उनके साथ मैं ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा कर रहा था, तो उनकी जब वो तैनात थे लेह लद्दाख और उस पूरी चाइना बॉर्डर में, तो बोले कि जब हमने खुदाई करी तो उसमें भारतीय सैनिक, उनके कंकाल, क्योंकि कंकाल भी नहीं बने थे वो, क्योंकि बर्फ के अंदर बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाती है, वो गलती नहीं है। बोला हमको एक तरह से जिंदा शव मिले हैं, बिना ग्लव्स के, राइफल पकड़े हुए, जीवित अवस्था में ऐसे राइफल पकड़ा हुआ है, और 50 साल बाद उस व्यक्ति का शव मिलता है। वो जो लता मंगेशकर का जो गीत है ना, जिसको सुन के आज भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं नेहरू जी रो दिए थे, तुम्हारी वजह से तो मरे ना। और फिर आज ये लोग क्रेडिट उठाते हैं कि वो लता मंगेशकर ने जब 62 के युद्ध के बाद जरा आंख में भर दो पानी गीत गाया, तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूट फूट के रोने लगे। हाँ, तुम फूट फूट के रोना डिजर्व करते थे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो सैनिक मारे गए। उनके शव आज तक मिलते हैं, नंगे पांव युद्ध लड़ रहे थे, 303 की राइफल। आज भी हम किसी बिल्डिंग का जो चौकीदार होता है ना, उसको भी एक अच्छी बंदूक देते हैं। 303 से चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे हमारी भारतीय सेना, जो ठंड के अंदर जाम हो जाती थी, हाथ गल जाते थे, उंगलियां गल गई सैनिकों की बिना ग्लव्स के। ये हुआ है। और फिर कहते हैं हम सवाल ना पूछें। ये दिक्कत है ना कि नेहरू का पे बात कर दो, अरे भाई साहब आप कैसे चाचा नेहरू के लिए बोल सकते हो। गलतियों का भंडार है वो आदमी। सो हम जब इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं और चाइना से ये वॉर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कहने में या सुनने में ये भी आया है कि आज़ाद हिंद फौज के जो लोग थे, जो आर्मी मैन थे, उनको कभी नेहरू ने आर्मी में जगह नहीं दी। अगर दी होती तो आज चाइना के साथ जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुई, उसमें जीत जाते। देखिए, आपने जो सवाल पूछा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी।
ये भी ऑन एयर नहीं किया इंटरव्यू, अब नीचे देखो 2-4 कमेंट में एक ना कोई व्यक्ति ज्ञानी आएगा नेहरू का चेला चपाटा और लिख देगा, अगर नेहरू आजाद हिंद फौज के खिलाफ होते तो राबिया जी वो आजाद हिंद फौज के जो कैदियों का जो केस लाल किले की अदालत में लड़ा गया था उसमें वकीलों वाला कोट पहनकर वो क्यों खड़े होते। 100% नीचे एक व्यक्ति लिखेगा। अब मैं उसी व्यक्ति को जवाब पहले से एडवांस में दे रहा हूं। पहली बात तो आजाद हिंद फौज पर जब केस चला तो नेहरू ने और कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें और भी कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने चोला पहन के जो केस लड़ा अदालत में, उसके लड़ने की वजह चुनाव थी। रफी अहमद किदवई जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, नेहरू जी के खास थे, उन्होंने ये बात कही है कि अगर कांग्रेस के नेता, क्योंकि आजाद हिंद फौज के लिए इतनी सहानुभूति उस वक्त देश में हो गई थी और जब लाल किले में उस सेना के खिलाफ उसके कोर्ट मार्शल चल रहा था और फांसी की सजा देने की तैयारी ब्रिटिश आर्मी कर रही थी, अगर कांग्रेस उनकी नेहरू और उनके साथी काला चोगा पहन के वकील बनके उनका केस लड़ने नहीं जाते तो कांग्रेस को चुनावी नुकसान उठाना पड़ता। ये रफी अहमद किदवई जो नेहरू जी के खास थे, खास लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने ये बात लिखी कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हमें इस केस में आजाद हिंद फौज के साथ खड़े होना चाहिए। तो ठीक है, केस लड़े, केस जीते, उनकी सजा भी माफ हो गई। लेकिन आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कभी भारतीय सेना में ना जगह मिली, ना उन्हें कभी पेंशन मिली, ना उन्हें कभी कोई सुख सुविधाएं मिली। अब आप कहती हैं कि वो अगर भारतीय सेना में होते तो 62 के युद्ध में क्या होता, तो इस जवाब से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे 1942 के आसपास ये भर्ती हुए थे, 40 के दशक की शुरुआत में, युद्ध होता है 62 में, तो जाहिर तौर पर 20 साल बाद वो सेना कैसी होती है, उनमें से ज्यादातर तो लोग वैसे ही रिटायर हो गए होते हैं, 90% लोग। तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि क्या उनके साथ वो क्या कर पाते। लेकिन आजाद हिंद फौज के साथ नेहरू ने गलत किया, ये बिल्कुल तय बात है। ये हवाला दे देना कि वो काला कोट पहन के लड़ने चले गए थे 3 अधिकारियों का केस लड़ने के लिए, ढिल्लन वगैरह का, तो वो उसके लिए चुनावी फायदा था, ये रफी अहमद किदवई कह के गए। जी जी सही है। गांधी जी की तरह ही नेहरू जी के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए वो थोड़े विरोधी ही थे, फिर थोड़े नहीं, पूरी तरह से पूरी तरीके से, है ना। फिर चाहे वो मोपला वाला किस्सा हो या नहीं, मोपला के समय तक नेहरू जी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हुए थे, और लेकिन नोखाली देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, वही जब बता रहे हैं कि नोआखली में जब दंगा हुआ, हिंदू मारे गए, आप चलो उसके पहले आ जाते हैं, हम मानते हैं 16 अगस्त 1946 पे आते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे में जब हिंदू मारे गए तो नेहरू कलकत्ता नहीं गए, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे वो, मतलब अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, नाम तय हो चुका था, सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उनका फर्ज बनता था वो कलकत्ता जाएं, दंगे रुकवाएं, दुख हाल जाने, वो नहीं गए। लियोनार्ड मोस्ले बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, एक बहुत बड़े ब्रिटिश पत्रकार थे लियोनार्ड मोस्ले, उन्होंने भारत की आजादी में एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखते हैं कि जब कलकत्ता में किलिंग्स हो रही थी डायरेक्ट एक्शन डे पर, तब हमारे देश के जो नेता थे, मतलब भारत के जो नेता थे, वो अपना मंत्रिमंडल बनाने में बिजी थे, तो नेहरू कलकत्ता नहीं गए दंगा रोकने के लिए। फिर उसके बाद नोआखली, जिसका आपने जिक्र किया, वो होता है अक्टूबर में, दंगा शुरू होता है, गांधी लेट पहुंचते, चलिए ठीक है, गांधी पहुंचे तो सही, तब तक अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू जी पहुंचते हैं 27 दिसंबर 1946 को, दंगा शुरू होता है अक्टूबर में, अक्टूबर से दिसंबर। और जब नोआखली में दंगा होता है तो उसके जवाब में बिहार में मुस्लिम विरोधी दंगा शुरू होता है। बिहार के जो मुसलमान हैं वो कलकत्ता और नोआखली का बदला लेने के लिए मुसलमानों पे हमले शुरू कर देते हैं और नेहरू तत्काल बिहार पहुंच जाते हैं। तो जब हिंदुओं पे दंगा हुआ एक जगह पे कलकत्ता में, नेहरू गए नहीं। जब नोआखली में दंगा हुआ तो दंगा शुरू होने के 3 महीने बाद गए, और बिहार में जिस दिन दंगा शुरू हुआ उसके हफ्ते भर के अंदर ना केवल नेहरू गए, नेहरू के साथ वो अपने राजेंद्र प्रसाद जी को भी लेकर गए, अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी लेकर गए। और बड़ा मशहूर किस्सा बालकृष्ण हरदास शास्त्री की पुस्तक में मिलता है कि जब बिहार में दंगा जब चल रहा था तो नेहरू से एक युवक, हिंदू युवक ने पूछा कि आपने यही दर्द नोआखली और कलकत्ता में क्यों नहीं दिखाया, तो नेहरू इतना गुस्सा हो गए कि उसे मारने के लिए पीछे दौड़े, तो वो लड़का नदी में कूद गया, तो नेहरू उसके पीछे पीछे कूद गए। अच्छा। तो सोचिए, और बालकृष्ण हरदास शास्त्री लिखते हैं कि सोचिए हमारे लिए कितना शर्मनाक दृश्य रहा होगा कि हमारी देश का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री एक युवा को मारने के लिए दौड़ रहा है, उसको लात भी मार दी थी नेहरू ने, और वो जब वो पानी में कूद गया तो उसके पीछे पानी में भी कूद गए, ऐसे बेहुदा हरकत। नेहरू ने बिहार का दंगा रोकने के लिए 400 हिंदुओं पर फायरिंग करवाई है, 400 किसान
400 किसान मारे गए, दस्तावेज हैं। सर मैं इस सवाल पर आ ही रही थी कि उन्होंने 400 लोग हिंदुओं को मारा या गोली चलवाई या नरसंहार किया कह लीजिए पटना में। देखिए इस पे ना नेहरू के कई जेलें चपाटे जो वो घुमाते हैं इस बात को। मैंने सबसे पहले मैं ही व्यक्ति हूँ जिसने उस मुद्दे को रिसर्च करके सामने लाया था। तो नेहरू गांधियों ने कई लोगों ने विरोध किया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार सरकार देख रही थी और बिहार सरकार की देखरेख में मद्रास रेजिमेंट दंगों को रोक रही थी। तो भाई या तो मद्रास रेजिमेंट का फैसला होगा या बिहार सरकार का फैसला होगा। तो भाई मैंने तो वो सारे पत्र निकाल के रखे हुए हैं जो नेहरू ने लिखे। तो जिस नगर दौसा नाम की जगह है जहाँ पे कांड हुआ था, पटना से कुछ किलोमीटर दूर है नगर दौसा, वहां पर मद्रास रेजिमेंट ने फायरिंग करी हिंदू किसानों पर, जिसमें 400 हिंदू किसान मारे गए। मद्रास रेजिमेंट ने तर्क ये दिया कि ये दंगाई मुसलमानों पे आक्रमण कर रहे थे, इसलिए हमने इन पे गोली चलाई। ठीक, अब इसमें नेहरू का हाथ कैसे सामने आता है? नेहरू उसी रात को पद्मजा नायडू को पत्र लिखते हैं। अब हम बहुत लोग लेडी माउंटबेटन के बारे में जानते हैं कि लेडी माउंटबेटन के साथ इंटीमेसी थी नेहरू की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू कि ना केवल पद्मजा नायडू से इंटीमेसी थी बल्कि पद्मजा नायडू से नेहरू शादी भी करना चाहते थे। पद्मजा नायडू जो थी सरोजिनी नायडू की बेटी थी और इसका उल्लेख इंदिरा गांधी की जो ऑफिशियल बायोग्राफी जो प्रफुल्ल जयकर ने लिखी है उसके अंदर जिक्र आता है कि वो पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसका विरोध किया, इसलिए वो शादी नहीं कर पाए जी। तो ये बताने के पीछे मकसद ये है कि नेहरू और पद्मजा नायडू के संबंधों को क्लियर कर दें हम पहले। उसी रात जब नगर दौसा में फायरिंग होती है, 400 हिंदू मारे जाते हैं, तो पद्मजा नायडू को पत्र लिखते हैं नेहरू। उस पत्र में लिखते हैं कि आज 400 हिंदू मारे गए और मुझे लगता है संख्या कम है। जब आप जिम्मेदारी संभाल रहे होते हो और जब अपने आसपास होती घटनाएं देखते हो तो आपको लगता है कि जिस तुलना में मुसलमान मारे जा रहे हैं उस तुलना में जो 400 मारे गए कम है, बैलेंस कम है। ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपा हुआ है। जो नए एडिशंस आ रहे हैं जो कांग्रेस सरकार के भी 2004 की सरकार के बाद उसमें से हिस्सा हटा दिया गया, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि 1972 में जो संस्करण छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का, वो मेरे पास रखा हुआ है। उसके अंदर वो पत्र है जो पद्मजा नायडू को लिखा, सबूत नंबर 1। उसके बाद वो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, भारत आजाद नहीं हुआ था लेकिन सरकारें कांग्रेस की बन चुकी थी राज्यों में, अंतरिम सरकारें, उसको पत्र लिखते हैं कि तुम ये बोलो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया। तो भाई तुम क्यों पत्र लिख के बोल रहे हो कि मैंने आदेश नहीं दिया? क्योंकि पूरे देश में बातचीत हो रही थी कि नेहरू के कहने पे मारा गया। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर पे। रामधारी सिंह दिनकर कौन? राष्ट्र कवि जो नेहरू जी के बड़े क्लोज थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू पर। उसमें वो लिखते हैं कि नेहरू के ही इशारे पर सेना काम कर रही थी। रामधारी सिंह दिनकर बुराई में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को तो 2 बार राज्यसभा भेजा नेहरू ने, वो तो मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे नेहरू अपने आप को। तो नेहरू की तारीफ में लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि नेहरू की ही देखरेख में सेना उन दोनों काम कर रही थी। और ऐसी एक घटना में 400 किसान, सैकड़ों किसान मारे जाते हैं और इसके बाद छात्र गुस्सा हो जाते हैं। तो नेहरू जब पटना में एक हॉल के अंदर भाषण देने जाते हैं तो नेहरू पर उस समय के छात्र हमला कर देते हैं जी। और नेहरू की टोपी उचका देते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, वो उस घटना के गवाह थे, उस वक्त मौजूद थे। तो ये सब हुआ तो नेहरू की देखरेख में सब हो रहा था। गया के अंदर नेहरू का ऑन रिकॉर्ड भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर ये दंगा नहीं रुका तो मैं हवाई जहाजों से तुम्हारे ऊपर गोलियां बरसाऊंगा। भाई तो तुम में और जनरल डायर में क्या अंतर था? जनरल डायर ने सीधी गोली चलाई, तुम तो हवा से गोली चलवाने की बात कर रहे थे। और जब गांधी जी को ये मालूम पड़ा कि देश का अंतरिम प्रधानमंत्री उनका चेला जवाहरलाल नेहरू इस तरह की बात कर रहा, तो गांधी जी ने डांट लगाई पत्र लिखकर। बोले किस तरह के भाषण दे रहे हो तुम कि तुम हवाई जहाजों से जनता पे गोली चलवाओगे? बोले फिर तुम में और ब्रिटिश सरकार में क्या अंतर है? हमने इसके लिए तो आजादी की मांग नहीं कर रहे इस दिन के लिए। तो ये कैरेक्टर थे इनके जी। सो हम जब वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर डिस्कशन, जाते जाते सिर्फ एक सवाल कि जब नेहरू में इतनी खामियां थी उसके बाद भी आज उन्हें एक महान नेता, लीडर के रूप में क्यों देखा जाता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब एक पूरा सिस्टम, नेहरू ने निष्कंटक राज किया, बिना कांटे के राज किया 1950 के बाद जब सरदार पटेल की डेथ हो जाती है। तो 14 साल 1964 में वो मरते हैं, 14 साल में वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग कर लेते हैं।
62 का युद्ध जो आता है वो उनकी लोकप्रियता पर बड़ा घातक साबित होता है। उनकी लोकप्रियता बहुत गिर जाती है। लेकिन उसके पहले चुनाव हो चुके थे, 1962 के चुनाव चीन युद्ध के पहले ही हो चुके थे, तो वो बहुमत में थे। 62 के चुनाव में उनकी लोकप्रियता गिर जाती है और उसका सदमा भी उनको लगता है, उनकी सेहत गिरने लगती है और उसके 2 साल बाद वो मर जाते हैं। तो लोगों की सहानुभूति उनके प्रति उत्पन्न हो जाती है कि यार चीन का सदमा, चीन का धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू के चेले चपाटे बात फैलाते हैं और उसी वक्त से फैलाने लग गए थे कि यार चीन ने जो सदमा दिया, चीन ने जो पीठ पे खंजर भोगा नेहरू को, तो हमारे नेहरू जी जो है उसको सहन नहीं कर पाए, सदमे में चले गए और 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक वो सहानुभूति वाली बात आ गई। फिर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री बहुत भले आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे। काबिलियत उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा के दिखा भी दी। लेकिन वो नेहरू उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे और वो नेहरू को अपना नेता मानते। दोनों इलाहाबाद के रहने वाले थे और बहुत कम उम्र से लाल बहादुर शास्त्री नेहरू परिवार के साथ जुड़ गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री नेहरू की उस लिगेसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नेहरू का कद इतना बड़ा हो चुका था उस वक्त, ना केवल भारत की राजनीति में बल्कि दुनिया की राजनीति में वो इतने बड़े नाम हो चुके थे कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते तो कहीं वो कंपैरिजन नहीं होता है। मतलब नेहरू का कल, तो उसी लेगेसी को वो आगे बढ़ाते हैं लेकिन जब 65 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री एक नायक के तौर पर उभरते हैं कि भाई 5 फीट 2 इंच का इंसान, बड़ी छोटी हाइट थी शास्त्री जी की, और वो घर में चूल्हे में खाना बनता था उनके, बड़ा सादगी के साथ। अभी जाइए 10 जनपथ पे एक हिस्सा सोनिया गांधी का है, एक हिस्सा शास्त्री स्मारक है, चूल्हा है, चूल्हे पे खाना बना। तो बड़ा कोट भी नेहरू जी उनको दे देते थे, अरे तुम विदेश यात्रा पे जा रहे हो, ठंड लगेगी, मेरा कोट ले जाओ। तो ढीले, नेहरू जी की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, ऐसे व्यक्ति बेचारे लाल बहादुर शास्त्री। तो वो एक नायक, 5 फीट 2 इंच का इंसान जब पाकिस्तान को हरा देता है, और जानते अयूब खान जो पाकिस्तान के उस वक्त के तानाशाह होते थे, उनकी हाइट थी 6.5 फीट। तो पाकिस्तान की सेना कहती थी बोला हमारा जनरल, हमारा जो नेता है बस 6.5 फीट का, और कहा तुम्हारा नेता 5 फीट 2 इंच का, क्या मुकाबला करेगा भारत हमारा। जी। शास्त्री जी ने 5 फीट 2 इंच का उस 6.5 फीट के अयूब खान को घुटनों पर ला दिया ताशकंद में। तो ताशकंद में जो एग्रीमेंट होता है और उसमें जो कुछ गलतियां उनसे शास्त्री जी से हो जाती है, उसमें सदमा लग जाता है। और मैं तो बहुत शिद्दत से मानता हूँ, ये मेरा रिसर्च कहता है, जितना ही मैंने पढ़ा है और मेरे मित्र अनुज धर ने उस पर बहुत काम भी किया है, वो सामान्य मौत नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री की, वो विशुद्ध, मैं मानता हूँ उनकी हत्या थी, और शास्त्री जी का परिवार भी मानता है। मेरी अनिल शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी, इन सबसे भी उनके बयान है, वो भी मानते हैं कि कुछ गड़बड़ थी, हत्या थी। वो शास्त्री जी को बहुत कम समय मिलता है, वो नेहरू की लेगेसी आगे लेने के लिए। अब तो उनकी बेटी ही बन गई प्रधानमंत्री 66 में। 66 से वो 77 तक प्रधानमंत्री रही। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव में हारी, तो वो 11 साल मिले उनको। उस 11 साल में उन्होंने जहां उनकी इच्छा हुई, उनने जवाहरलाल नेहरू का नाम छाप दिया। सरदार पटेल का उस दौर में निकाल लीजिए, रिसर्च कोई भी RTI दाखिल कर लीजिए कि कितने नाम सरदार पटेल के नाम पर स्मारक बने या रोडें बनी, स्टेडियम बने, योजनाएं बनी, और कितनी नेहरू के नाम पे बनी, कितनी गांधी के नाम पे बनी। तो नेहरू उसमें ऊपर पाए जाएंगे, गांधी से भी ज्यादा। बस चलता तो महात्मा गांधी का नाम भी मिटा देती इंदिरा गांधी। नेहरू 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 करना शुरू कर दिया। 77 फिर 77 में इंदिरा गांधी हारती है, वो 3 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वो क्या बिगाड़ती। फिर 80 में इंदिरा गांधी, फिर नेहरू 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 शुरू हो गया। इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी आ गया 89 में, फिर नेहरू 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 शुरू हो गया। फिर 2 साल जनता दल की सरकार रही, 91 में फिर कांग्रेस की आ गई। फिर 96 तक नेहरू नेहरू चलता रहा। 96 के अंदर दूसरी सरकारें आई, वो भी कांग्रेस के समर्थन चल रही थी। 98 में पहली बार ऐसी सरकार बनती है जिसमें नेहरू के चेले चपाटे नहीं होते, वो होती है अटल जी की सरकार। अटल जी भी नेहरू को बहुत मानते थे, नेहरू की तारीफ में अटल जी ने बड़े किस्से सुनाए हैं जी। तो वो भी। फिर मनमोहन सिंह जी। फिर 2014, भैया कौन नेहरू का नाम मिटाएगा। अटल जी भी तो नेहरू को मानने वाले थे। अब आप देखिए नेहरू के नाम पे कैसे हुआ। मैं आपको बड़ा मजेदार, युवा पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, बहुत कम लोग इस विषय पे बात करते हैं। 1989 नेहरू का जन्म शताब्दी वर्ष था, मतलब उस 100वां उनकी जयंती थी। पूरा सरकारी सिस्टम, राजीव गांधी ने पूरी सरकारी सिस्टम, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स पेयर के, उसको बनाने में लगा दिया। क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ। भारत एक खोज नाम का एक सीरियल बना दूरदर्शन में, करोड़ों रुपए उसका बजट था। ठीक है, भारत एक खोज। नेहरू मेमोरियल कब करवाया गया क्रिकेट का,
ना जाने नेहरू जन्म शताब्दी के नाम पर कितने कार्यक्रम, कितने पैसे, कितनी दौड़े, जाने क्या क्या करवाया गया, ऐसे नेहरू को थोपा गया। और उसी साल 1989 में आरएसएस के संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार की भी जन्म शताब्दी थी। उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं थी, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन चरित्र और उनके जो विचार थे वो घर घर तक पहुंचा दिए बिना सरकारी सपोर्ट के। और पूरा राजीव गांधी की सरकार नेहरू को जो है उठाने में लगी रही, और सरकार का पैसा नेहरू को नाम पे व्यय किया गया। तो ये हुआ है ना इस देश में, जब हर जगह का नाम ही नेहरू स्टेडियम रख दोगे। अब मैं आपसे पूछूं नेहरू स्टेडियम, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इंदौर के नेहरू स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कि पूना के नेहरू स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कि आप हैदराबाद के नेहरू स्टेडियम की बात कर रहे हैं। अरे भैया इतने नाम, वो नेहरू रोड पे तो नेहरू रोड कौन से शहर की नेहरू रोड, अच्छा वो नेहरू नगर कौन से शहर का नेहरू नगर। अरे भैया जब हर जगह पे नेहरू नेहरू लिख दोगे तो फिर तो, लेकिन अब सब कच्चा चट्टा सामने जी, कितने दिन बुत परस्ती करवा लोगे जनता से। तो शेर तो, हालांकि मैं फैज में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, वो मैं उसकी विचारधारा को पसंद नहीं करता हूँ, शेर पे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अब हर बुत उछाला जाएगा, हर बुत तोड़ा जाएगा। So he was power hungry? बिल्कुल 100%। भाई जो आदमी पावर के लिए नंबर 2 पर रहने को तैयार ना हो, जिसकी, जो गांधी जी ने कहा, जो दूसरे का हिस्सा छीन ले, और एक नहीं, और आपको बहुत कम लोग जानते हैं नेहरू को 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, जो 30 के दशक की शुरुआत में और बाद में, सब तीनों बार ऐसे ही बनाया गया बिना बहुमत के होने के बाद भी। वो कभी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना भी नहीं चाहते थे। एक बार बन गए तो बोला कि नहीं तो अगले साल भी मैं काम करना चाहता हूं, ऐसे 2 बार लगातार बन गए, क्योंकि हर साल बदलने की प्रथा थी। तो पावर हंग्री तो पहले दिन से थे, वो सत्ता के भूखे रहे हमेशा वो, और सत्ता और से इस्तीफे की धमकी देते रहते थे। जब पटेल से विवाद हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा दे दो ना, छोड़ दो चले जाओ, धमकी क्यों देते हो बार बार। सरदार पटेल ने एक बार गांधी जी के सामने नाराजगी भी जताई, जब अंतरिम सरकार बनी जी, और जब वायसराय उसका हेड होता था और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे और ये उस तरह के मुखिया थे, तो ये बात, और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने वो विदेश मंत्री भी होते थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई थी, अंतरिम सरकार वो। तो सरदार पटेल ने शिकायत की गांधी जी से कि बोले नेहरू बार बार ये वायसराय को इस्तीफे की धमकी देते हैं और फिर बाद में इस्तीफा नहीं देते तो बात हमारी खराब होती है, तो ऐसी धमकी क्यों देना। तो सिर्फ धमकी देते थे, इस्तीफा कभी नहीं दिया, चुपके रहे। और अपनी बेटी को जीते जी कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। और दुर्गा दास अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मुझे खबर मिल गई थी, क्योंकि मेरे को कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने, रफी अहमद गदवाई, गोविंद बल्लभ पंत और किसी एक नेता का नाम और वो लेते हैं, कि उनने कहा कि नेहरू के बाद कौन, जब नेहरू की तबीयत बिगड़ने लगी 1962 के आसपास, तो नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उन नेताओं ने कहा, शायद एक नाम गलत भी हो सकता है इसमें, तो उन नेताओं ने दुर्गा दास को कहा, बोला हम में से कोई नहीं बन रहा, उनके दिल में तो उनकी बेटी है, उनके दिल में तो उनकी बेटी है। तो ये दुर्गा दास ने खबर छाप दी कि कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे बताया है कि नेहरू के दिल में उनकी बेटी, और नेहरू अपनी उत्तराधिकारी अपनी बेटी को बना के जाना चाहते हैं। तो नेहरू ने दुर्गा दास को तलब कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आज जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं ना, मीडिया की आजादी का हनन हो रहा है, मीडिया को सरकार दबा के रखती है, ये सब पत्रकार जो हैं इंक्लूडिंग प्रकाश श्रीवास्तव गोदी मीडिया है। आप सुनिए, नेहरू ने हाँ कहते हैं ना, मैं तो भारत माता की गोदी में बैठा हुआ हूँ, हाँ मैं गोदी मीडिया हूँ, हाँ मैं गोदी मीडिया हूँ, भारत माता की गोदी में बैठा हुआ हूँ मैं। तो ये बात मेरा दोस्त सुशांत सिन्हा कहता है, उसी से सीखी मैंने कि हाँ मैं गोदी में बैठा हूँ, भारत माता की गोदी में बैठा हुआ हूँ। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। तो दुर्गा दास इतने बड़े पत्रकार थे, नेहरू ने उनको बुलाया। ये जो ध्यान से सुन ले, वो लोग जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं, नेहरू जी किया करते थे मीडिया के साथ, जिनको हम अभिव्यक्ति की आजादी का लंबरदार मानते हैं नेहरू को, वो मीडिया को कैसे कुचलता था ये उदाहरण है। दुर्गा दास को बुलाया, बोला ये बताओ जो तुमने खबर छापी है इसका सोर्स क्या है। दुर्गा दास सोर्स नहीं बताते अपना, तो फिर उनको धमकाते हैं। ये सब दुर्गा दास ने लिखा है, ये मथाई साहब भी लिख के गए। किसी भी पत्रकार से उसका सोर्स नहीं पूछा जाता जब तक कि कानूनी जरूरत ना हो। अगर मैं कोई गलत खबर छाप दूं, उसकी सरकार को जिसकी जांच में जरूरत है, तो वो मुझसे सोर्स पूछ सकती है।
लेकिन मेरा राजनीतिक सोर्स से मैं कोई सी राजनीतिक घटनाक्रम पे बात कर रहा हूं तो मैं सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। किसी नेता को अधिकार नहीं है कि मेरा सोर्स क्या है खबर का। नेहरू जी ने दुर्गादास पर दबाव डाला, बोला बताओ तुम्हारा सोर्स कौन है। तुमने कहा कि कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्र कहते हैं कि नेहरू के दिल में उनकी बेटी बसती है, हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री उनके बाद तो बेटी बनेगी। कौन है बताओ? दुर्गादास ने नहीं बताया। तो ये नेहरू का चरित्र था। वो तो नेहरू जी की अचानक मृत्यु जब हो जाती है तो इंदिरा गांधी सदमे में चले जाती हैं। वो उस वक्त कर नहीं पाती, सत्ता की दावेदारी नहीं ढूंढ पाती। और जो कांग्रेस सिंडिकेट होता है, जो जिसके अंदर कामराज वगैरह जो होते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री पे दाव चल देते हैं। और उनको लगता है लाल बहादुर शास्त्री सीधे हैं, सरल हैं, सहज व्यक्ति हैं, तो ये पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। तो मोरारजी देसाई भी उसमें चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री पद के, कांग्रेस के अंदर कौन बनेगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री आसानी से उस चुनाव को जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इसलिए वो बन गए और उसका इंदिरा गांधी ने टेक ओवर कर ही लिया 66 में। तो ये पावर हंग्री लोग रहे, ये सत्ता में रहे इसलिए तो उसको रखते ही हैं, और अगर सत्ता में भी नहीं रहते तो सूत्र अपने पास रखना चाहते हैं जी। ये परिवार की खासियत है। इनकी राज्य सरकारों के सूत्र भी इनके पास रहते हैं। ये राज्य सरकारों को अपने एटीएम की तरह यूज करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस चुनाव हारी, इसकी वजह ये थी कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने एटीएम की तरह यूज कर रहे थे, ऑल टाइम मनी। तो ये इनकी आदत है। ये 10 साल भले ही सत्ता में नहीं सोनिया गांधी इसको त्याग बताया जाता है। मनमोहन सिंह एक फाइल इधर से उधर नहीं कर सकते थे, ये डीएनए में है इनके जी। और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं पगला जाते हैं। अभी भी देखो राहुल गांधी की क्या हालत हो गई। और अब जब नर्वस 99, अभी भी सीटें नहीं आई है पूरी, बॉडी लैंग्वेज देखो, पार्लियामेंट में टी शर्ट चढ़ा के ऐसे जैसे राजा हो, मतलब 99 में ये हालत है। ये स्थिति है परिवार की, सब नेहरू के डीएनए इनके अंदर। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। ये एपिसोड मैं यहाँ एंड करना चाहूँगी, लेकिन इट वॉज अ एक्सट्रीमली हैवी एपिसोड। मुझे ये बात कर बहुत अच्छा लगा आपसे जी सर। और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ लोग प्रूफ मांगेंगे, लोग बोलेंगे कि ये कहाँ है, इसका प्रूफ क्या है। कई बार उन्होंने कमेंट में भी, पहले के एपिसोड्स में भी लिखा है। तो सर ने लिटरली हर एक जो उन्होंने वर्णन किया है, इंसिडेंट्स बताया, सबका उन्होंने आपको प्रूफ भी दिया है कि कौन सी किताब में कहाँ और किसने लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल इतनी मेहनत तो कर सकते हैं कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स जो आपने शेयर किए हैं। और सर की जो किताब है हेराम, वो ज़रूर पढ़े। मैं फिर से कहूँगी, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप इन्हें रीच आउट करना चाहते हैं, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द राव्या सारडा पॉडकास्ट। थैंक यू।